हाय गाइस, दिस इज कौशिन। और जैसा आपको पता है कि जेसीसी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली 15 से फॉर्म जो है फिल करने का शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम जो है टेंटेटिवली अप्रैल या फिर मई से होने का संभावना है। तो करंट अफेयर का जो सेक्शन होगा वो हम डील करेंगे। और करंट अफेयर क्या है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बन गया है हर एग्जाम में। इवन कि आप जेपीएससी में भी देखे होंगे कि करंट अफेयर तो एग्जैक्टली नहीं पूछा, बट कॉन्टेम्पररी इश्यूज पूछा, जिसको समसामयिकी बोलते हैं हिंदी में। उसमें क्या किया कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स था, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स के अलावा जो इम्पोर्टेंट रेगुलेशंस था, उस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया, जो कि आज से 2 से 3 साल पहले बहुत इंपॉर्टेंट रहा था। तो इस तरीके का जो एग्जाम्स जो होता है जेपीएससी लेवल का, जेएसएससी लेवल का, तो इसमें क्या होता है, एक तो कंटिन्यूअसली एग्जाम हो नहीं रहा है, जिस वजह से क्या होता है कि अपडेट्स तो कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो रहा है, स्कीम्स में चेंजेस हो रहा है, हर एक स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहा है, बट वो कहीं पूछा नहीं जा रहा है। तो वो क्या होता है, जब गवर्नमेंट को ऐसा चांसेस मिलता है कि कुछ एग्जाम्स आता है, तो जो करंट अफेयर आज का है वो आने वाले टाइम में वो एक कंटेम्पररी इश्यूज बन जाता है। तो जेएसएससी में भी ऐसा होने का चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि हमको ये अभी तक नहीं पता है कि क्या होगा, नहीं होगा, किस तरीके से होगा। क्योंकि आप जेपीएससी में भी देखे होंगे कि जो पैटर्न था एग्जाम का उसको फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। तो हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा वर्स्ट के लिए। तो हम प्रिपेयर अभी के लिए हम मान के चलेंगे कि 10 से 12 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का आ सकता है। बट ये जो ट्रेंड देखा गया है, ऐसा कोई ट्रेंड तो है नहीं जेएसएससी में, एग्जाम्स हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कभी डेट आ रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हम लोग चलेंगे तो हो गया। तो हमको अपना प्रिपरेशन जो है फुल फ्लेज करना है। ऐसा भी हो सकता है कि करंट अफेयर जो है 5 आ जाए, 6 आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि जो झारखंड का जो पोर्शन है उसमें 50% करंट अफेयर आ जाए। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जो स्टूडेंट करंट अफेयर का प्रिपरेशन किए होंगे वो तो उनकी बल्ले बल्ले, और जो नहीं किए होंगे वो ड्रॉबैक में रह जाएंगे। इसलिए ये गलती दोबारा नहीं हो, और प्रिपरेशन को इस तरीके से लेके चलना है कि 360 हर एक एस्पेक्ट को कवर करना है, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन। तो इसके लिए क्या है कि करंट अफेयर जो है हम लोग जनवरी से लेकर के जब तक एग्जाम नहीं आ जाता है उसके 1 मंथ पहले तक का सारा करंट अफेयर को कवर करेंगे। और साथ ही साथ जितना भी पीछे का करंट अफेयर है उसको एक शेड्यूल उसका प्लान किया जा रहा है। उस शेड्यूल को प्लान करने के बाद उसको शेड्यूल करके आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे बैक डेट से करंट अफेयर को कवर करना है। तो जो बैक डेट से करंट अफेयर को कवर करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है कि 1 मंथ का एक बार में कवर किया जाएगा, उसको 2 पार्ट 3 पार्ट में बनाया जाएगा। और करंट अफेयर का टारगेट हम लोग का होगा, पिन पॉइंट अप्रोच रखेंगे। पिन पॉइंट अप्रोच मतलब कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट वी विल कवर दैट। उसके बाद जो जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी कवर करेंगे, इन इस होप के साथ कि अगर इन केस अगर करंट अफेयर अगर थोड़ा इन डेप्थ पूछता है या आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के पूछता है तो भी उसको हम लोग कवर कर ले। बट जो झारखंड के लिए, जेएसएससी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है, हम लोग फर्स्टली उसको कवर करने का ट्राई करेंगे। तो एज आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दैट आई एम कौशिन, और यहाँ पे करंट अफेयर क्लास लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि करंट अफेयर में हम लोग कॉन्टेम्पररी इश्यूज को लेकर के चलेंगे। उसको हम किस तरीके से डील करेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। कॉन्टेम्पररी हो गया समसामयिकी। तो अभी हम लोग करंट अफेयर में क्या करेंगे कि जनवरी से स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी में तो पता है सेटअप लग रहा था यहाँ पे, तो उस वजह से बहुत सारा क्लासेस नहीं हो पाया, ठीक है। उसके लिए सॉरी है स्मृति मैम की तरफ से और उनके टीम की तरफ से। बट अब होप सो कि क्लासेस जो है रेगुलरली होंगे। अगर कोई टेक्निकल इशू आएगा तो उसके लिए सॉरी है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लासेस होंगे, कैसे होंगे, नहीं होंगे, वो सारा इंफॉर्मेशन तो आपको मिलेगा, बट क्लासेस को जो है लाइव अटेंड करने का ट्राई करना है अपने को। और करंट अफेयर को एक अदर सब्जेक्ट बनने का मतलब बनाना नहीं है, उसको उसको डे टू डे कवर करते चले जाना है। उसको एक रूटीन का पार्ट बना लेना, हाफ एन आवर 1 आवर जितनी देर का होगा उसको प्रैक्टिस कर लेना है, करंट अफेयर को कवर कर लेना। उससे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा कि अदर सब्जेक्ट्स में भी कमांड बढ़ जाएगा। और हम लोग को कनेक्ट करके कनेक्टिंग द डॉट अप्रोच यूज करना है। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसके अराउंड जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको कवर करते चले जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट जैन से लेकर के 7 जैन तक जो 2022 का है, उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी इंसिडेंट हुआ उसको
जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहला क्वेश्चन आप बोर्ड में देख रहे होंगे स्क्रीन में, कि अभी हाल में ही 2021, ठीक है ना, 2021 में अंग्रेजी भाषा दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज में जो है एक साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये सिर्फ इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन बनाने के लिए इसको इस तरीके से बना दिया गया है ताकि आपको एक फॉर्मेट समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि क्वेश्चन जो है इसी तरीके से आएगा, क्वेश्चन अदर लैंग्वेज के लिए भी पूछ सकता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके पास है अभी, कि अभी का जो अवार्ड जो मिला है ये किस किस को मिला है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए 4 ऑप्शन है आपके पास, स्मृति वर्मा, आशा चौधरी, नमिता गोरखे, मोनिका झा। तो इसमें जो फॉर्मेट जो होता है क्वेश्चन आने का वो हम दिखा रहे किस तरीके से आएगा। एक हो सकता है इस तरीके से आए, दूसरा हो सकता है कि एक साइड जो है आपको सारा लैंग्वेजेस दे दे और एक साइड जो है उसका राइटर्स दे दे। लैंग्वेजेस में क्या क्या लैंग्वेजेस दे सकता है, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी का पूछा है तो इसमें सम्राट अशोक को मिला है, ठीक है। इसको आप देखिए, यहाँ पे देखिए। हिंदी के लिए पूछ सकता है, ठीक है, सम्राट अशोक। अंग्रेजी के लिए पूछेगा तो नमिता गोखले। उसके अलावा अभी पंजाब का इलेक्शन बहुत जोर से चल रहा है मुद्दा में, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो सकता है कि पंजाबी लैंग्वेज भी जो है न्यूज में रह सकता है, तो उसके लिए खालिदा हुसैन को मिल रहा है। हमको जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, कहीं पर कुछ अगर कोई न्यूज चल रहा है, कोई इलेक्शंस आ रहा है या कुछ आ रहा है उस वजह से वो लैंग्वेज भी पर्टिकुलरली फॉर द टाइम बिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि ये इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए जो इंग्लिश का जो मिला है उसके लिए हमको याद रखना है कि अंग्रेजी के लिए किसको मिला है, अंग्रेजी के लिए मिला है नमिता गोखले को, सी ऑप्शन। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेंटली अभी एक बहुत ही अच्छा प्लेयर जिसको बोलेंगे न्यूजीलैंड के लिए रहा है, वो रॉस टेलर। चलिए आपको मैंने आंसर भी बता दिया। उनका रिटायरमेंट उन्होंने अनाउंस किया है, तो उनका जो रिटायरमेंट हुआ है उसके बाद जो है न्यूजीलैंड जो है के लिए वो खेलते हुए नहीं देखेंगे। तो रॉस टेलर जो है वो एक इंटरनेशनल प्लेयर थे, उनके अचीवमेंट्स क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई अगर इंडियन प्लेयर होता तो वो इंपॉर्टेंट होता, बट इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रॉस टेलर अगर है तो वो किस कंट्री से खेले, तो न्यूजीलैंड, ये अपने को पता होना चाहिए। दूसरा अभी पूछ सकता है कि साउथ अफ्रीका के साथ जो इंडिया का जो चल रहा है अभी टेस्ट सीरीज, उसमें एक प्लेयर है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में उस प्लेयर का नाम मेंशन करना है आपको कि साउथ अफ्रीका का कौन सा एक प्लेयर है। हिंट के लिए आपको बता देते हैं कि वो विकेट कीपर बैट्समैन है, उसने भी टेस्ट से खुद को रिटायर कर लिया है, ठीक है। उसका नाम आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। आज के लिए जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में से एक है, रेलवे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है एके निगम, टीएस सक्सेना, एमके चोपड़ा, वीके त्रिपाठी, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब भी इस तरीके का करंट अफेयर आता है ना, तो ये सिर्फ हमको रेलवे को लेकर के नहीं, जो इंपॉर्टेंट बॉडी है, एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट बॉडी क्या है, हर साल नियुक्ति होता है उनका, इंपॉर्टेंट बॉडी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है ना, फिर इंडियन कोस्टल गार्ड के लिए हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर प्रेजेंट में जैसे विपिन रावत का, हमारे जो ऑनरेबल विपिन रावत जी थे, उनका जो डेथ हुआ, डिमाइस हुआ है, जो कि बहुत दुखद घटना है। उसके बाद किनको बनाया जाएगा वो भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट बॉडीज है उसका एक एग्जांपल होता है। तो जब भी करंट अफेयर पढ़िए ना, तो इस तरीके से पढ़िए कि जो इंपॉर्टेंट चीज है
जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके आसपास की चीजों को जो है ना हमको कवर करने का ट्राई करना है, सिर्फ ये नहीं कि ये करंट अफेयर हो गया, एक फॉर्मेट बताता है कि किस तरीके से अपना अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो 4 नाम है, AK निगम, TS सक्सेना, MM चोपड़ा, VK त्रिपाठी। तो हाल ही में उत्तर पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर विनय कुमार त्रिपाठी, ठीक है, को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेट इज CEO नियुक्त किया गया है। तो पहले ये कहाँ के थे? पहले ये उत्तर पूर्व रेलवे के थे, ठीक है, और प्रेजेंट में अभी इनका प्रमोशन हुआ और प्रमोशन होने के बाद इनको क्या कर दिया गया? इनको रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया गया। इनका नाम है विनय कुमार, विनय कुमार त्रिपाठी, दैट इज इन शॉर्ट VK त्रिपाठी, इनको शॉर्ट में VK त्रिपाठी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो पहले कौन थे वो भी देख लेते हैं। तो पहले कौन थे? तो पहले जो थे, इनसे पहले जो रहे थे, उनका नाम था सुनीत शर्मा, सुनीत शर्मा। तो सुनीत शर्मा को कौन रिप्लेस करेंगे? VK त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है ICG, इंडियन कोस्टल गार्ड, जिसको भारतीय तट रक्षक बल, यहां स्पेलिंग मिस्टेक है, तटर हो गया है, तट रक्षक बल जो है उसके 24th महानिर्देशक किसको नियुक्त किया गया है? KK चौधरी, VS पठानिया, RN शर्मा, PK माथुर, इनमें से किनको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस है आपके पास। तो हाल ही में चॉपर पायलट वीरेंद्र सिंह पठानिया, दैट इज VS पठानिया, शॉर्ट में हो गया VS, वीरेंद्र सिंह का। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। आप VS पढ़ते हैं और ऑप्शन में VS का 2 नाम होगा, एक वीरेंद्र सिंह हो गया, दूसरा कुछ भी हो गया विनय सिंह, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है। तो उस केस में क्या करिए ना, जब VS पठानिया रहता है तो VS का पूरा नाम आपको को पता होना चाहिए, शॉर्ट में भले जिस तरीके से याद करें, ठीक है। तो इनको जो है नया महानिर्देशक, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर इंग्लिश में, नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो किनको नियुक्त किया गया है? VS पठानिया को, इनको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का 5वां क्वेश्चन होगा। और हाँ, ये किनको रिप्लेस करेंगे? तो ये रिप्लेस करेंगे कृष्णा स्वामी नटराजन को। नाम से लग रहा है ये साउथ इंडियन रहे होंगे, ठीक है, कृष्णा स्वामी नटराजन। अगला क्वेश्चन आज के लिए, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी एशिया से रिलेटेड कोई भी कप होता है क्रिकेट में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको पता ही है। क्रिकेट तो अपना नेशनल गेम नहीं है, बट ऐसा लोग के अंदर में उसके लिए उत्साह है कि नेशनल गेम से भी बढ़कर हो जाता है। नेशनल गेम अपना क्या है? हॉकी है। तो इसमें हाल ही में अंडर 19 एशिया कप जो हुआ है उसमें किस टीम को खिताब मिला है? ठीक है, खिताब मिला है मतलब कौन ट्रॉफी उठाया है, जीता कौन है इस बार? तो इस बार भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को मात देकर खिताब अपने नाम किया है। तो कौन जीता इस बार? अपना प्यारा भारत। अपना प्यारा भारत ने इस बार अंडर 19 एशिया कप जो हुआ 2021 में, उसमें विनिंग ट्रॉफी उठाया। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि किसके साथ इसका कंपटीशन हुआ था फाइनल में? तो ये हुआ था श्रीलंका। तो श्रीलंका को फाइनल में भारत ने हराया और अंडर 19 जो एशिया कप है वो अपने नाम किया। तो ऑप्शन जो हो गया ए जो हो गया वो यहां पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो बढ़ते हैं वो है ये डेट को अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है। 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षिका
शिक्षिका। सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सावित्री बाई फुले ये क्या चीज से एसोसिएटेड है जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं? तो नाम से पता चल रहा है कि महिला शिक्षिका, यानी कि कुछ रिफॉर्म किया होगा इसने, महिलाओं के लिए कुछ काम किया होगा, कुछ किया होगा, अंदाज से ऐसा पता चल रहा है। ठीक है, बट इन डिटेल अगर हम लोग जाएंगे तो इनका एक्चुअली क्या हुआ था, सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी अपने को पता होना चाहिए कि इनका जो जन्म हुआ था वो 3 जनवरी, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा, 3 जनवरी 1831 1831 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो कहां हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था महाराष्ट्र के सतारा जिले। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सावित्री बाई फुले का जन्म कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1831 और 2022 में इनका कौन सा जयंती मनाया गया? तो 2022 में इनका 191वां जयंती मनाया गया। तो सतारा जिले के कौन से गांव? नया गांव। और ये किस चीज से एसोसिएटेड थी? ठीक है, तो ये एक मराठी, ऑब्वियस सी बात है ये महाराष्ट्र से है, तो ये मराठी कवित्री थी। तो इनको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ करके उस समय में, आज के टाइम में जब महिलाओं के साथ इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है अब भी, तो उस टाइम पे क्या हाल होगा? जब 1831 में इनका जन्म हुआ तो उस समय जब बड़ी हुई होगी 1850 के आसपास, तो इन्होंने जो उस समय जो कंट्रीब्यूशन दिया वो इतना इमेंस था कि आज इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कि जब इनका किसी का भी बर्थ होता है तो उसका डेथ भी होता है। तो इनका जो डेथ हुआ है वो हुआ है 10 मार्च 1897, 1897। इसके बाद हाल ही में किस देश के संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? ठीक है, उस देश का नाम लेना तो नहीं चाहिए, बट क्वेश्चन आया है तो देख लेते हैं, क्योंकि खेल में जो है ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। हाल ही में जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था तो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था इसने, मोहम्मद हफीज। तो ये कौन से देश से है? ये है पाकिस्तान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सब डिटेल है, उतना ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है, बट इनकेस अगर आपको पढ़ना है तो पीडीएफ जो मिलेगा उसमें एक बार गो थ्रू हो जाना है, एक बार देख लेना है कि कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एलपीजी युक्त 100% और धुआं मुक्त राज्य बनने वाला कौन सा ऐसा देश का पहला स्टेट है? ठीक है, तो ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन गाइस, जो सबसे पहला ऐसा देश है, ये स्टेट है अपने कंट्री का, वो है हिमाचल प्रदेश, जहां पे एलपीजी युक्त यहां पे कहने का मतलब है कि 100% लोग जो है एलपीजी पे शिफ्ट कर चुके हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे लकड़ी और जो कोयला में जो खाना बनाने के लिए लोग यूज करते थे उसको ऑलमोस्ट छोड़ दिए, इसलिए धुआं मुक्त बोला गया है राज्य सबसे पहला। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? हिमाचल प्रदेश है। तो भारत सरकार जो है इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है। आई होप कि जल्दी ही झारखंड में भी कुछ ऐसा न्यूज सुनने को मिले, जो कि बहुत मुश्किल लगता है, बट पॉजिटिव ही हम लोग को सोच के रखना होगा। और ये काम किया गया है तो किस योजना के अंतर्गत किया गया है? तो गृहिणी सुविधा योजना। गृहिणी सुविधा योजना महिलाओं के लिए है, जो गृहिणी महिला हैं उनके लिए योजना थी। ठीक है,
और कहीं ना कहीं जब ये योजना है और उससे एलपीजी से रिलेटेड है तो उज्ज्वल योजना जो थी उससे भी कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होगी। बट स्पेसिफिकली जो राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट जो था हिमाचल प्रदेश का, वो कौन सा इसमें अप्लाई किया था, कौन सा स्कीम इसमें अप्लाई किया था, मतलब कौन से स्कीम का यूज करते हुए ऐसा अचीवमेंट लाया है, तो गृहिणी सुविधा योजना। उज्ज्वला योजना तो पूरे कंट्री के लिए हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित यानी पेपरलेस अदालत, ठीक है, कौन सी सबसे पहले पेपरलेस अदालत। पेपरलेस कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है ऑनलाइन के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही ऑनलाइन आया तो जितना तरह का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीड्योर था, ठीक है ना, सारा प्रोसीड्योर को फॉलो करने का तरीका क्या हो गया, सब ई बुक के थ्रू हो गया, ठीक है ना। पिटीशन एंड ऑल जो भी कोर्ट में होता था, तो अर्लियर क्या होता था कि बहुत ज्यादा कोर्ट में आप देखते होंगे कि पेपर का वेस्टेजेस होता था और फिर उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि जब आप पेपर बल्क में रखते हैं तो उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, क्योंकि पेपर क्या है, एक पेरिशेबल ऑब्जेक्ट हो जाता है, सब्सटेंस हो जाता है। पेरिशेबल मतलब ऐसा जो चीज खराब हो सकता है, तो हमको उसके लिए हर एक चीज मेंटेन करना पड़ता था। आप सुने भी होंगे कि जब पेपर यूज होता है तो कहीं पर रखे रखे पेपर सारा डॉक्यूमेंट्स खराब हो गया, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अगर पेपर भी रखती है तो क्या करती है, उसका एक सॉफ्ट कॉपी प्रिपेयर करती है और उसको अपने डेटाबेस में स्टोर करती है, चाहे वो कोई भी प्रोसीजर एक्टिविटीज हो। जुडिशियल सर्विसेज में भी अगर आप जाओगे तो जुडिशरी में भी ये चीज अब अप्लाई होने लगा, एडमिनिस्ट्रेटिव में तो होता ही है, ठीक है, लेजिस्लेटिव में भी होता ही है। तो अब ये किस में होने लगा, सबसे पहला किस में होने लगा है, सारे कोर्ट्स में हो रहा है। लेकिन 100% कौन हो गया, तो 100% हो गया, इसमें ऑप्शन है आपको, दिल्ली हाई कोर्ट, दूसरा है राजस्थान हाई कोर्ट, तीसरा है गुजरात हाई कोर्ट और चौथा है केरल। तो इसका जो ऑप्शन है, पहली बार यानी फर्स्ट टाइम 100% हुआ है, यानी ये पहला है, फर्स्ट है। सबसे डेवलप्ड राज्य केरल, यहां हुआ है, ठीक है, यहां हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अब 100% कोर्ट में जो सारा प्रोसीडिंग होगा, जिसमें अपन पिटीशन डालते हैं या कोई भी सिविल वर्क करते हैं सिविल केसेस में, या क्रिमिनल वर्क करते हैं पिटीशंस डालते हैं क्रिमिनल केसेस में, सब किसके थ्रू होगा, सब सॉफ्ट कॉपी के थ्रू होगा, सब पेपरलेस होगा, सारा प्रोसीड्योर्स, ठीक है ना, सारा प्रोसीड्योर्स जो है, जितना नियमावली है सब कुछ को फॉलो किया जाएगा, बट पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा, पेपरलेस, ठीक है। आज का 10th क्वेश्चन, प्रतिवर्ष बेल दिवस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाम से ही लग रहा है कि पता नहीं क्या है, ठीक है। बेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस, ब्रेल किस डेट को मनाया जाता है, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। ऑब्वियसली बात है, जनवरी का पूछा जा रहा है, ठीक है, जनवरी का पूछा जा रहा है, किस डेट को मनाया जाता है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, वर्ल्ड ब्रेल डे, ठीक है। तो ये 4 जनवरी 2022 को दुनिया भर में, यानी कि ये कहीं का स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक्चुअली किस वजह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर हम इस ब्रेल डे को जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ क्यों रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं तो बोल क्यों रहे हैं। आप लोग को ये नाम याद रखना है, वो नाम क्या है, वो नाम है लुइस ब्रेल। हु वाज ही, एक्चुअली क्या था कि
इन्होंने एक ब्रेल लिपि, ठीक है ना, एक स्क्रिप्ट जो है वो तैयार किया था, ब्रेल लिपि। और ये स्क्रिप्ट किस चीज के लिए था? तो जैसे कि नॉर्मली हम लोग क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा लिपि पढ़े होंगे, जैसे ब्राह्मी लिपि है, अरामिक लिपि है, ठीक है ना, देवनागरी लिपि है। तो ये सब क्या है कि हम लोग देख सकते हैं, इसको देख करके उस लैंग्वेज को डेवलप किया गया है उस तरीके से जो लोग देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाते, जिसको बोलते हैं दृष्टिहीन, ठीक है ना। चाहे वो आंशिक तौर पे हो, आंशिक मतलब कि थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बट ऑलमोस्ट जो है उसका आंख का रोशनी जो है ऑलमोस्ट जा चुका है। तो इस लिपि को क्या है ना, ऐसे नेत्रहीन व्यक्ति भी जो है पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसमें क्या है कि 4 जनवरी 2019 को मनाया गया है फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था। उसके बाद से हर साल इसी डेट को मनाया जाने लगा। तो कोई भी चीज अगर वर्ल्ड वाइड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसका बैकअप होगा, जो उस चीज को अनाउंस किया होगा, तभी इसको बनाया जा रहा है। तो किसके थ्रू हुआ था? संयुक्त राष्ट्र महासभा 2018 नवंबर में इसको मनाने के लिए जो है प्रस्ताव पास किया था। प्रस्ताव कब आया था? 2018 में, और इसको फॉलो कब कर लिया गया? 4 जनवरी 2019 को। तो ये कौन सा है? ब्रेल डे। किस चीज के लिए मनाया जाता है? तो जो ब्रेल लिपि का जो जन्मदाता है, जिनका नाम है लुइस ब्रेल, उनका जन्म हुआ था इस दिन। तो उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को जो है हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए इसको मनाना स्टार्ट किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का 11th क्वेश्चन। विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ, एयरलाइंस है, इनके नए सीईओ कौन है? तो इनके जो नए सीईओ है उनका ऑप्शंस है आपके पास। एक हो गया निमेत वर्मा, विनोद कनन, यूसुफ अली, सलीम रजा। इनमें से कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स पे जो है जाइए और कमेंट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग को वर्स के लिए भी प्रिपेयर करके रखना है खुद को। तो हाल ही में विनोद कनन को जो है विस्तारा एयरलाइंस का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, डेट इज सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है, नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले जो थे लेस्ली थांग, लेस्ली थांग, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेम है। ओएनजीसी से जब भी कोई न्यूज आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा ऑयल और नेचुरल गैस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी में से एक है, जो ऑफशोर और ऑनशोर दोनों में एक्सप्लोरेशन करता है। ऑफशोर ऑनशोर क्या होता है कि जैसे कि हम लोग ऑयल या गैस का एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, एक्सप्लोरेशन मतलब खोजना उसको, तो ऑफशोर का मतलब होता है कि लैंड से दूर जा करके, शोर मतलब होता है जो समुद्र का जो किनारा होता है उसको शोर बोलते हैं। तो उस शोर, उस किनारे से अगर हम दूर जाते हैं और वहां पे अगर करते हैं तो उसको ऑफशोर बोलते हैं। ऑफशोर मतलब हो गया कि समुद्र में, तो उसको ऑफशोर एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। और ऑनशोर मतलब बोलते हैं कि लैंड में। तो ओएनजीसी ऑफशोर ऑनशोर दोनों को करने के लिए, जो एक्सप्लोरेशन करने के लिए वो फेमस है। और इसका प्रोजेक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड चलता है। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट जो है अपने गवर्नमेंट को पे करती है। ऑल्दो अभी रिलायंस के आने के बाद जो है आपको पता ही है थोड़ा ये नुकसान में चला गया है, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी जो है, ठीक है ना। तो इसका पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? किसका? ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख। जब भी इस तरीके का वर्ड आता है महिला, फर्स्ट महिला, इसका मतलब आज से पहले महिला कभी नहीं बनी थी प्रमुख इसका, तो फर्स्ट टाइम बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक तरह का अचीवमेंट हो गया, ये एक नॉर्मल न्यूज नहीं रह गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये 4 नाम है, ठीक है। उसमें मनीषा लांबा, दीपिका ठाकुर, वैष्णवी दास, अलका मित्तल।
तो अगर आप गेस कर सकते हैं तो गेस कीजिए। अलका मित्तल। अलका मित्तल को क्या किया गया है? कंपनी के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। मतलब कि इनके पास ऑलरेडी प्रभार था, बट इनको जो है एक एक्स्ट्रा प्रभार जो है दे दिया गया और कंपनी का ये सारा देखरेख अब इनके अंदर बना दिया गया है। तो इनको पर्टिकुलरली क्या बना दिया है? कंपनी का मुखिया। मतलब सारा कुछ किस तरीके से ओएनजीसी एक्सप्लोरेशन करेगा, ऑयल को ढूंढेगा, किस तरीके से उसको बाहर निकालेगा, किस तरीके से उसको बेचेगा, हर एक चीज का जो हैंड है, हर एक चीज का जो कंट्रोल है, वो किसके पास होता है? मुखिया के पास होता है। तो वो किसको मिल गया है? अलका मित्तल। अलका मित्तल, अलका मित्तल को मिल गया। ठीक है, इसके बाद 13th क्वेश्चन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ओएनजीसी से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। इसके अलावा जो भी अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे ओएनजीसी में जिसको हमको कवर करना है, या अदर कोई भी कंपनी में, उसका प्रॉपर शेड्यूल में मेंशन होगा। उस टाइम पे हम सब कुछ और बताएंगे। ये डे टू डे है, तो इसमें हम लोग को एक्स्ट्रा और दिमाग नहीं लगाना है। तो अकेले दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला। 3 चीज इसमें देखने वाला बात है। पहला चीज क्या है? हाल ही में कौन अकेले, ये एक वर्ड है। दूसरा, साउथ पोल में गया है। नॉर्थ पोल नहीं है, साउथ है। अकेले में सिंगल हैंडेडली, कोई भी इसके साथ और नहीं था। पहली भारतीय मूल की महिला, मतलब मूल उसका भारत का होना चाहिए, जरूरी नहीं कि भारतीय हो या भारत की ही हो, बट भारत मूल की महिला होनी चाहिए। तो 3 चीज पॉइंट दिमाग में याद रखना है। अकेले कौन गया है? मतलब साथ में तो बहुत लोग गया होगा, बट ये अकेले गई है फर्स्ट टाइम, साउथ पोल में गई है और पहली भारत मूल की महिला है। तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। तो इनमें से कौन गया है सबसे फर्स्ट टाइम ऐसा करने वाला? गीता चोपड़ा, अंजलि समोता, अंजलि समोता और हरप्रीत चांडी, पूजा खंडेवाल। इसमें से कौन है? तो इसमें से सबसे पहला ऐसा करने वाली है हरप्रीत चांदी। हरप्रीत चांडी। ये बाय प्रोफेशन क्या है? ये बाय प्रोफेशन एक फिजियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट है। यानी इन्होंने फिजियोलॉजी का पढ़ाई किया है और ये बाय प्रोफेशन फिजियोथेरेपिस्ट है। सिख सैन्य अधिकारी, 32 वर्ष, भारतीय मूल की सिख सैन्य अधिकारी और साथ ही साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी है। हरप्रीत चांडी, साउथ पोल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब करंट अफेयर को हमको याद करना है तो ये सारी चीजों को याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। साउथ पोल, फर्स्ट महिला हरप्रीत चांडी। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना है तो वो देख सकते हैं। और इसी के साथ वे बिना किसी समर्थन और मदद के अकेले ही इस कठिन यात्रा को पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। पहली अश्वेत महिला। अश्वेत मतलब जो कि गोरा ना हो, काला हो, मतलब जिसका स्किन टोन जो है थोड़ा विटिश हो। विटिश मतलब ब्लैक तो नहीं बोलेंगे, इंडियंस आर विटिश, हम लोग ब्लैक नहीं हो सकते। ब्लैक जो होगा वो अफ्रीकन्स को बोलते हैं, या फिर अमेरिकन्स जो जिनका स्किन टोन जो है कंप्लीटली ब्लैक होता है। हमारा स्किन टोन जो है वो विटिश है। नाइदर वी आर गोरा जिसको बोलेंगे, नाइदर वी आर ब्लैक। ठीक है, वी आर विटिश, विटिश जिसको सांवला बोलते हैं। अपने पूरे सफर में हरप्रीत ने 700 मील, बहुत ही, खुद देखिए 700 मील, जिसको किलोमीटर में देखा जाए तो 1127
किलोमीटर की यात्रा की। उन्होंने 0 से 50 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स -50 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान और करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही ठंडी हवा का सामना किया। तो इतना डिफिकल्ट टेरेन होता है, आपको पता ही होगा कि साउथ पोल जो है एक डिफिकल्ट टेरेन है। डिफिकल्ट टेरेन मतलब कि एक ऐसा जगह है जहां पे जाना बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है। जब अपन साउथ पोल में पहुंचते हैं तो एक्सट्रीम साउथ है वो, ठीक है ना, वर्ल्ड का, तो वहां पे ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर जो है वो काफी कम होगा। क्यों? क्योंकि जो सूरज का जो किरण जो होता है, जिसको सनरेज बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट स्लैंटेड होता है। वहां पे स्लैंटेड मतलब 90 डिग्री पे नहीं आता है, वो ऑलमोस्ट स्लैंटेड होता है, पैरेलल हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो सन रेज जो वहां तक पहुंचता है ना, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है ना। इसी वजह से आप सुने होंगे कि पोल में क्या होता है, 6 मंथ डे होता है, 6 मंथ नाइट होता है, ठीक है। वो आपको ज्योग्राफी में और डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा। 14th और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, कि कौन व्यक्ति हाल ही में यूको बैंक भी एक इंपॉर्टेंट बैंक है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड न्यूज, कुछ बैंक है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे अपना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसबीआई, उससे रिलेटेड कोई न्यूज हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई गवर्नमेंट बैंक का मर्जर हो, ठीक है ना, या एक्विजिशन हो। मर्जर मतलब हो रहा है कि दो बैंक को मर्ज कर दिया रहा है, एक्विजिशन मतलब किसी को खरीद लिया जा रहा है, तो उस केस में भी उस बैंक से रिलेटेड न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूको बैंक क्या है? यूको बैंक भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है, ठीक है ना। इसके अंदर भी बहुत सारे सब्सिडी बैंक हो, सब्सिडीज बैंक है इसके अंदर भी, ठीक है ना। तो अभी बैंक का स्ट्रक्चरिंग हुआ था कुछ दिन पहले, तो बहुत सारा मर्जर एक्विजिशन चला था, तो उसमें ये बैंक भी बहुत न्यूज में रहा था, यूको बैंक। तो इसके जो नए एमडी और सीईओ, ठीक है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, कौन बना है? मतलब एक ही इंसान है जिसको दोनों कार्यभार जो है सौंप दिया गया है। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के मौजूदा डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सोमा शंकर प्रसाद, ठीक है ना, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, डिप्टी पोस्ट था इनका, शंकर उमा प्रसाद, सोमा शंकर प्रसाद को यूको बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो इनका पोर्टफोलियो चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। अर्लियर क्या था कि एसबीआई के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि अर्लियर डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर कौन थे, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे एसबीआई के? तो ये हो गया सोमा शंकर प्रसाद। नाम याद रखना, नाम एक बार याद हो जाएगा ना अपने को, तो अपने को पता होता है कि एक्चुअली होता क्या है कि कोई जब उस लेवल का जो अधिकारी होता है ना, वो एक बैंक से दूसरे बैंक में पोस्ट या तो प्रमोट होगा या डिमोट होगा। तो डिमोशन तो बहुत रेयर देखने को मिलता है, जब तक कि कुछ बड़ा ब्लंडर ना कर दे, अदरवाइज प्रमोशन ही होता है या पोर्टफोलियो शिफ्ट होता है, इस बैंक से उस बैंक, उस बैंक से उस बैंक। तो नाम अगर अपने को याद रहेगा तो उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होता। तो अपने को नाम याद रखना है सोमा शंकर प्रसाद, जो कि यूको बैंक के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए। तो इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे अतुल कुमार गोयल, ये याद रखना है, अतुल कुमार गोयल। तो ऑब्वियसली बात है, इससे पहले अतुल कुमार गोयल को पंजाब नेशनल बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया है। अब क्या है, अब इनको हटा दिया गया, इनको ले आया गया सोमा शंकर, तो इनको कहां भेज दिया गया? इनको पीएनबी में भेज दिया गया। इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में देखो आप, फॉर्मेट को अगर हम पकड़े तो सारा क्वेश्चन हो गया। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, 15th, किस शहर में, इन विच सिटी, भारत का पहला ओपनिंग रॉक म्यूजियम खुला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के करंट अफेयर जो 1 से लेकर 7 जन तक का करंट अफेयर था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है हैदराबाद, देहरादून, नासिक, ठीक है, और चंडीगढ़। तो इसमें से सबसे पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहां खुला है? तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, हैदराबाद। हैदराबाद में फर्स्ट रॉक म्यूजियम को खोला गया है। और इसी के साथ आई होप कि हम लोग ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन जो है कवर कर गए हैं। और इसमें एडिशनल इंपॉर्टेंट चीज यही है कि 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों, यानी 35
डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स को जो है प्रदर्शित किया जाएगा। अलग अलग टाइप का रॉक होता है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक है तो उसके अंदर में बहुत तरह का रॉक होगा, कैटेगरी है सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। तो इसके अंदर में अलग अलग तरह का कैटेगरी होता है। जैसे सेडिमेंट्री रॉक है तो उसमें भी बहुत सारा चीज है, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक में एक सैंडस्टोन आ गया, ठीक है। इस तरीके से फिर आपका इग्नियस रॉक में बसाल्ट आ गया, मेटामॉर्फिक रॉक में भी आ गया ग्रेनाइट वगैरह, ठीक है, इस तरीके से। थैंक यू। तो ये रहा आज का 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी जो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। डे टू डे अब करंट अफेयर आपको मिलेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो कि ऑलमोस्ट जिसका संभावना बहुत ज्यादा है आने का, उसको कवर करना है। और पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है अवेलेबल होगा। आपको क्या करना है, आपका स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि आपको टाइम निकाल करके इसमें इंटरैक्ट करना है। इंटरैक्ट करने के साथ साथ क्या करना है, अपने को क्लास में ही उस चीज को लर्न कर लेना है। एटलीस्ट लर्न नहीं कर लेना तो एक वन गो में एक सारी चीजों को एक बार देख लेना है। उसके क्या होगा कि जब करंट अफेयर का आप मैगजीन फॉलो करोगे या पीडीएफ जो कंपाइलेशन जब दिया जाएगा यहाँ से, तो उस कंपाइलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उस चीज को समराइज किया जाएगा। और एग्जाम से पहले आपको सिर्फ उसको एक बार देखना है, तो आपका सारा टास्क खत्म। और साथ ही साथ अगर क्लास में इंटरैक्ट कर रहे हो मेरे साथ, तो आज तो मैंने बहुत सारा अदर एस्पेक्ट को टच नहीं किया, बट विद टाइम क्या होगा कि मैं अदर एस्पेक्ट्स को भी कवर करूंगा जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है। और अपना अप्रोच पिंक पॉइंट अप्रोच होना चाहिए। टाइम कम है, समय कम है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से अपने को प्रिपरेशन करना है। थैंक यू। और होप सो कि कल सुबह में फिर से क्लास आएगा करंट अफेयर का। तो उसमें टाइम तो अभी थोड़ा सा शेड्यूल जो है अभी फिक्स नहीं हुआ है, तो शेड्यूल होगा, फिर रीशेड्यूल होगा, फिर रीशेड्यूल होगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है। बट वन ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग आर सॉर्टेड, तो फिर टेंशन नहीं आने वाला। तो थोड़ा टाइम के लिए आप वेट करो, सारी चीजें सही हो जाएगी। आप लोग का बहुत क्वेरी था, मैम का प्रेशर था कि क्लास ले लो, तो ले लिया आज। और क्लास कैसा लगा, और इसके अलावा आप लोग को और क्या चाहिए, किस तरीके से लेके जाना है, कंपाइलेशन चाहिए, मैराथन सेशन चाहिए, क्या चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। थैंक यू गाइस।